आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन यूज ऑर्गेनोमेटेलिक का है, रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक के हैं, लेकिन ये यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम ये बोल सकते हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक के परफेक्ट एग्जांपल्स हैं जहां पर हमको कपलिंग रिएक्शन मिलेगा। कपलिंग रिएक्शन में क्या किया जाता है, दो रिएक्टिव साइट्स को जोड़ा जाता है। तो देखते हैं हम लोग दो रिएक्टिव साइट्स क्या होते हैं। लगभग लगभग सारे के सारे कपलिंग रिएक्शन एक जैसे होते हैं। एक कपलिंग को छोड़कर एक कपलिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी सारे लगभग सेम होते हैं। तो हम लोग ये सारे कपलिंग पढ़ने वाले हैं। स्किल कपलिंग, सुजुकी मियारा कपलिंग, शोनोगशीरा कपलिंग, नेगिशी कपलिंग, कुमाडा कपलिंग, हियामा कपलिंग और हेक कपलिंग। तो स्किल कपलिंग, तो ये टीम बेस्ड कपलिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कई बार ये पूछ देता है कि कौन सा मेटल किस कपलिंग में यूज होता है। तो आप कपलिंग के हिसाब से मेटल को भी याद करते चलेंगे। तो ये जो स्टील होता है ना, वो किसके बेस्ड रहता है, ये टीन बेस्ड कपलिंग रहता है। टीन इसमें क्या रहता है, एज अ मेटल यूज होता है। अब आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, ये एल्किल हैलाइड है या एल्किनिल हैलाइड है। कोई भी ग्रुप हो सकता है। ये आरडेस जो है ना, कोई भी ग्रुप हो सकता है। वो एरिल हो सकता है, बेंजिल हो सकता है, या एल्किनिल हो सकता है, या एल्काइनिल हो सकता है। ये आरडेस, इसके साथ कोई लिविंग ग्रुप लगा रहेगा। एक्स क्या होगा, लिविंग ग्रुप लगा रहेगा। कोई भी लिविंग ग्रुप मतलब कोई हैलोजन हो सकता है, या फिर कोई लिविंग ग्रुप ब्रोसाइलेट, प्रोसाइलेट, ट्रिफ्लेट, मिसाइलेट, कोई भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस लिविंग ग्रुप को हटाना है और इस मेटल बेस्ड, मेटल के साथ जो भी लगा हुआ है उसको अलग करना है और दो एल्किल ग्रुप्स को जोड़ लेना है। दो एल्किल ग्रुप्स को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, ये R3 और दे दिए हैं, एल्किल ग्रुप इसके साथ भी है, तो ये वाले क्यों नहीं जोड़ रहे, यही क्यों जोड़ रहा है, ऐसा हो सकता है। ये बताने के लिए है। यहाँ पर ज्यादातर ये X3 ऐसे रहता है। चार ग्रुप अगर तीन से जुड़े हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो है रहते हैं वो हेलोजेंस रहते हैं। ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, दो एल्किल ग्रुप को जोड़ना है, बाकी बचे चीजों को एक साथ कर देना है। तो ये SN(X) हो जाएगा, R लिए थे तो R3 उसके साथ चला जाएगा। तो आप इसी को हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। अब क्या है भाई, ये X और इसको हटा दो, और ये R और इसको जोड़ दो, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, R, ये हो जाएगा। ऐसे ही इस R को यहां लगा दो, ये देखो भाई, ये हो गया। और हर कैटेलिसिस में पैलेडियम जीरो या मेटालिक फॉर्म में या कोई आपको कंपाउंड के फॉर्म में, जैसे कि पैलेडियम जीरो PD PPH3 टाइम्स, ऐसे पैलेडियम जीरो एज अ एक्टिव कैटलिस्ट हमको सारे कंडीशन में मिलता है। पैलेडियम जीरो एज अ एक्टिव कैटलिस्ट हमको सारे कपलिंग रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो एक्टिव कैटलिस्ट के लिए क्या करता है, कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो पैलेडियम जीरो इन ईच ऑफ द कपलिंग रिएक्शंस, तो ये यूज होता है। आगे आते हैं, फिर से देख लेते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे ये देखिए, ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और ये वाला पार्ट है, टीन वाला पार्ट जो है उसको हटा देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों ऐड हो गए। ऐसे ही देखो, ये इसमें टीन लगा है और यहाँ पे ये वाला पार्ट लगा है। अब इसको इसको सॉल्व किया है एक बार उसमें, तो इसको मत करना, एक मिनट। तो इसको करोगे क्या हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है और ये तीन वाला पार्ट है, दोनों को हटा दोगे, COR यहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया है। इसको काट लेना, ऊपर कर लेना। अब देखिए यहाँ पर ये X को हटाना है, इस SNR से, मतलब ये तीन को क्या करना है, यहाँ फिर से जोड़ना है। मतलब तीन तीन वाला जो ये वाला जो पार्ट है, इससे यहाँ से तीन को हटाएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। अब यहाँ पे अपन को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो ये ऐसे जुड़ जाएगा ऐसे। अब कैटेलिटिक साइकिल देखेंगे। एक कैटेलिटिक साइकिल मैं बता रहा हूं, बाकी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो एक कैटेलिटिक साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले लिगेंड डिसोसिएशन होता है, मतलब चार कोऑर्डिनेशन नंबर से दो कोऑर्डिनेशन नंबर में ये आ जाता है।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन। हम लोगों ने पढ़ा है ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो RH ऐड होते हैं और यहाँ पर क्या हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इनका। अब होता है ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन कहने का मतलब ये है मेटल पे जो ग्रुप है ना उनका एक्सचेंज होता है। मेटल पे जो ग्रुप्स लगे हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमेटलेशन। तो ट्रांसमेटलेशन में ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अल्टीमेटली जो हम डायरेक्ट करते थे R3SNX इसको बाहर कर देंगे और ये दोनों एल्किल ग्रुप जो है ना R' और R" किस पे आएगा, पैलेडियम पे, और ये दोनों फिर इस मेथड के थ्रू रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू एज अ प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे। रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू एज अ प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे। तो आपको एक सवाल आया हुआ है, कैसे सवाल आया हुआ है कि जो कैटेलिसिस होता है या कपलिंग रिएक्शन होता है या कैटेलिटिक साइकिल होता है वो कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो लिगेंड डिसोसिएशन है वो एक नेसेसरी स्टेप नहीं है जी। पहला स्टेप हमेशा होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। दूसरा स्टेप होता है ट्रांसमेटलेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है, ट्रांसमेटलेशन होता है। और लास्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। क्या होता है भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये एक कैटेलिटिक साइकिल जो होता है ना इसमें 3 बेसिक रिएक्शंस हैं। तो पहला होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरा होता है ट्रांसमेटलेशन, तीसरा होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये एक बेसिक स्टेप्स हैं। आप कैटेलिटिक साइकिल को कहां से चालू करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप हमेशा चालू करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन विच इज अ नेसेसरी स्टेप। लिगेंड डिसोसिएशन कोई नेसेसरी स्टेप नहीं है ना। तो सबसे पहला है हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन ट्रांसमेटलेशन, देन रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक, यहां पर मैंने मैकेनिज्म बता दिया। लगभग लगभग सारे कैटेलिटिक साइकिल इसी टाइप के बनेंगे और अपन को सारे कपलिंग रिएक्शन में इसी टाइप का कैटेलिटिक साइकिल देखने को मिलेगा। ठीक भाई, और इस कैटेलिटिक साइकिल को टॉलमॉन्स कैटेलिटिक लूप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टॉलमॉन्स कैटेलिटिक लूप। टॉलमॉन्स कैटेलिटिक लूप। तो हम लोग जो कैटेलिटिक साइकिल बोलते हैं उसको टॉलमॉन्स साइकिल या टॉलमॉन्स कैटेलिटिक लूप भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब सुजुकी। तो सुजुकी अब स्टील एस से एस था, एस से स्टील और एस से टीन था। सुजुकी क्या होता है भाई, सुजुकी नाम का बाइक आता है, बी फॉर बाइक, बी फॉर बोरॉन। ठीक है, तो सुजुकी का पहचान क्या है, बोरॉन है। तो सुजुकी क्या होता है, बाइक। सुजुकी क्या होता है भाई, बाइक होता है। और बी फॉर बाइक और बी फॉर बोरॉन। तो सुजुकी मिया और कपलिंग जो होता है बोरॉन बेस्ड कपलिंग होता है। फिर वही देखेंगे हम, कोई बोरॉन बेस्ड मॉइटी देखेंगे दूसरे ग्रुप में, है ना। इसका एक एल्किल ग्रुप ले लेंगे और कोई एल्किल हैलाइड या एल्किनिल हैलाइड का कोई एल्किल ग्रुप लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बाकी को अलग थलग कर लेंगे यार। तो ये BY2X, तो ये बोरॉन हैलाइड बना के बाहर हो जाएगा। चलिए अब ये बोरॉन का जो मॉइटी है जो जुड़ा रहेगा कोई एल्किल ग्रुप से, वो क्या हो सकता है, तो वो BOH ट्वाइस होता है, BOR ट्वाइस हो सकता है, 9BBN हो सकता है। 9BBN दैट मीन्स वो ऐसे बनता है 9BBN। अब कैसे बनाऊंगा, तो 9BBN यहाँ से आके इससे जुड़ा रहता है। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे उसको हम लोग। और कोई भी एल्किल ग्रुप भी, मतलब कोई भी लिविंग ग्रुप भी यहाँ पर हो सकता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ट्रिप्लेट, मेसाइलेट, ब्रोसाइलेट, ये कोई भी हो सकता है। फिर वही काम करना है, बोरॉन का जो ग्रुप है उसको हटाना है, 2 एल्किल ग्रुप को जोड़ना है। आगे आइए देखिए भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो ये एल्किल ग्रुप है, इसको हटा दो, ये बोरॉन है, इसको हटा दो, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दी। ऐसे ही देखो ये एल्किल, ये
क्या दिख रहा है अपन को, लिविंग ग्रुप है, हटा दिए, और ये बोरॉन को हटा दिए और इन दोनों को जोड़ दिए भैया। आगे यहाँ पे सुधार लेना भैया, सर्कल लगाना भूल गया। अब देखिए ये बोरॉन को बेस्ड मॉइटी दिख रहा है, कई बार समझ नहीं आता है भाई ये क्या है करके, तो बोरॉन को हटाना है और यहाँ पर इस क्लोरीन को हटाना है और ला के ऐसे जोड़ देना, ये दिखेगा यार ऐसे। और स्टीरियो का ध्यान रखेंगे भाई, मतलब ये जो बॉन्ड आप इससे बनाएंगे ना, ये बॉन्ड किसके ट्रांस में रहेगा, पीएच के ट्रांस में रहेगा। तो ये जो बॉन्ड इससे बना है, ये देखो ये बॉन्ड इससे बना है वो किसके ट्रांस में है, ये पीएच के ट्रांस में है भैया, ये देखो है ना, पीएच के ट्रांस में। तो ये स्टीरियो को देखना ध्यान से, ठीक है, ये स्टीरियो मेंटेन करना है। इधर से बॉन्ड बनाओगे तो जो बॉन्ड बना है वो इसके ट्रांस में है। चलिए आगे आते हैं। अब फिर से वही देख रहे हैं, ये क्लोरीन है ना, और ये बोरॉन यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो बोरॉन और क्लोरीन को हटा देंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे और इस एल्किल ग्रुप और इस एल्किल ग्रुप को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। फिर से ये ब्रोमीन और ये 9BBN लिखा है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको 9BBN को हटाएंगे और इसको ब्रोमीन को हटाएंगे और यहाँ इन दोनों से बॉन्ड बना देंगे। देखो फिर ब्रोमीन और ये बोरॉन, ये पीएच को इसके साथ लाके जोड़ देंगे, ये जुड़ गया। तो ये होता है सुजुकी कपलिंग, कुछ भी नहीं है, आपको मेटल देखना है और मेटल से आपको जो एल्किल ग्रुप है वो एक दूसरे से जोड़ देना है। देख लेते हैं कैटालिटिक साइकिल, वही है फिर से जो हो रहा है, वही प्रोसेस है, डायरेक्ट जोड़ना इसको मतलब आप मत देखना, मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं है, वही प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, वही ट्रांसमेटलेशन और वही रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है भाई, टाइम पास मत करना। अब आते हैं हम लोग सोनो-गशीरा कपलिंग। तो सोनो-गशीरा कपलिंग में सोनो-गशीरा कपलिंग अपने आप में एक यूनिक टाइप का कपलिंग है, इसका पहचानने का 2-3 तरीके हैं। तो सोनो-गशीरा कपलिंग में आपको टर्मिनल एल्काइन मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन जो होता है ना, तो टर्मिनल एल्काइन मतलब आपको किनारे पे एल्काइन मिलेगा, ऐसे क्या मिलेगा, किनारे पे एल्काइन मिलेगा, मतलब लास्ट के छोर में एल्काइन मिलेगा और इसमें कॉपर आयोडाइड एज अ कैटलिस्ट, एज अ को कैटलिस्ट हमको मिलता है, कॉपर आयोडाइड एज अ को कैटलिस्ट हमको मिलता है। और हमेशा पैलेडियम 0 जो कॉम्प्लेक्स होगा क्या होगा, कैटलिस्ट होगा। और बेस भी इसमें यूज होता है, वो बेस क्या होता है भैया, वो टर्सरी एमीन वगैरह इसमें बेस यूज होता है। तो इसके पहचानने के 3 तरीके हैं, पैलेडियम 0 एज अ कैटलिस्ट तो होता ही है सब सारे कपलिंग रिएक्शन में। इसको पहचानने का तरीका क्या है, टर्मिनल एल्काइन और कॉपर आयोडाइड एज अ को कैटलिस्ट, और आपको मिलेगा बेस अमीन, कैसा अमीन, 3 डिग्री अमीन। इसको पहचानने का तरीका है बस, ठीक है। इट इज द क्रॉस कपलिंग रिएक्शन बिटवीन टर्मिनल एल्काइन एंड एरिल और विनाइल हैलाइड in the presence of palladium 0 complex. The reaction is carried out in the presence of cuprous iodide as a co-catalyst. तो ये co-catalyst आपका पहचान है जी। अब देखो भैया, ये एरिल या विनाइल हैलाइड से ही रिएक्शन होता है, इन दोनों का कपलिंग होता है। तो टर्मिनल एल्काइन का रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग क्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें पिछले साल नोबेल प्राइज मिला था, मतलब जो मिला है उसके पिछले साल क्लिक रिएक्शन में नोबेल प्राइज मिला था भैया। तो ये क्लिक रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टर्मिनल एल्काइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो ये टर्मिनल एल्काइन दिख रहा है, तो इनके H और X को निकाल देना बाहर और दोनों को जोड़ देना, ऐसे ही इनके HX को बाहर निकालना और दोनों को जोड़ देना। HX बाहर निकालेंगे, टर्मिनल एल्काइन वाला पार्ट और इस वाले एल्किल वाले पार्ट को जोड़ देंगे, ऐसे ही इस वाले पार्ट को ऐसे जोड़ देंगे। तो ये होता है भैया आपका सोनो-गशीरा कपलिंग, कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक काम दिख रहा है, ये सवाल आया हुआ है, ये सवाल नेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया भैया, सोनो-गशीरा कपलिंग हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। इसको बोलते हैं क्या, प्रोपार्जिलिक एल्कोहल है, ये क्या है,
प्रोपार्जिलिक एल्कोहल है। अब यहाँ पर भी कार्बन है ना, ये प्रोपार्जिलिक एल्कोहल है। प्रोपार्जिलिक एल्कोहल जब भी कभी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करता है ना, तो ये ट्रांस अलाइलिक एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है ये, ट्रांस अलाइलिक एल्कोहल। तो देखेंगे, देखो भैया ये स्टीरियो क्या है जी, ट्रांस है, तो ट्रांस एलाइलिक एल्कोहल बनाता है। जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की वर्किंग आप पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ाया जाएगा, ये वर्क स्पेशल केस में ये आता है। फिर प्रोपार्जिलिक एल्कोहल को ये किस में बदल देता है, ट्रांस अलाइलिक एल्कोहल में बदल देता है। प्रोपार्जिलिक एल्कोहल को किस में बदल देता है, ट्रांस एलाइलिक एल्कोहल में बदल देता है। फिर से वही कंडीशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटलेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब आ जाइए आप नेगिसी कपलिंग। तो नेगिसी जो कपलिंग होता है वो जिंक बेस्ड कपलिंग होता है। नेगिसी कपलिंग क्या होता है भैया, जिंक बेस्ड कपलिंग होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, जिंक को हटाएंगे, है ना, और इससे जुड़े एल्किल ग्रुप को इस एल्किल ग्रुप के साथ जोड़ देंगे। जैसे प्रीवियस हम लोग उसमें कर रहे थे रिएक्शंस में, ऐसे ही यहां भी करेंगे। ठीक है, आर डैश जेड एन था, आर डैश जेड एन एक्स कर लेना, तभी जेड एन एक्स टू बाहर जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो कुछ नहीं है इसमें, एग्जाम्पल भी नहीं लिखा होगा इसमें। हाँ लिखा है। अब अगर आपको दो कपलिंग एक साथ दिखे, स्टील कपलिंग है और नेगिसी कपलिंग, स्टील कपलिंग है और नेगिसी कपलिंग है, तो आपको नेगिसी कपलिंग क्या होगा भैया, डोमिनेंट होगा। क्यों डोमिनेंट होगा यार कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कपलिंग रिएक्शन बहुत आसानी से देते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। इसलिए भैया हम जिंक बेस्ड कपलिंग को टीन बेस्ड कपलिंग के ऊपर डोमिनेंट मानेंगे। देखना, नेगेसी कपलिंग इज डोमिनेंट ओवर स्टील कपलिंग। स्टील कपलिंग क्या है, टीन बेस्ड कपलिंग है। टीन कहाँ का मेटल है, पी ब्लॉक का मेटल है ना। और हमको जिंक मिल रहा है जो कि ट्रांजिशन मेटल है। तो ट्रांजिशन मेटल बेस्ड कपलिंग रिएक्शन क्या होते हैं, प्रिफर्ड होते हैं ओवर कपलिंग रिएक्शन ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर टीन से ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको देंगे, जिंक को। तो ये जिंक वाला रिएक्शन, ये जिंक वाला कपलिंग होगा और ये टीन वाला कपलिंग नहीं होगा। तो भैया यहाँ पर ये ब्रोमीन दिख रहा है, इसको हटाना और जिंक के जगह पे जोड़ देना और टीन को एज इट इज रहने देना, क्योंकि नेगेसी कपलिंग इज डोमिनेंट ओवर स्टील कपलिंग। ठीक, फिर से देखो, अब जेड एन ई टी, हाँ गलत बनाया, ये एक्स, ये एक्स होगा और जेड एन ई टी ट्वाइस होगा। तो ये क्या करेगा, इंसर्शन करेगा यहाँ आके। अब ये जिंक बेस्ड बन गया, अब ये जिंक बेस्ड बन गया। अब इस जिंक को हटाओगे, इस आयोडीन को हटाओगे, दोनों को जोड़ दोगे। फिर इस जिंक को हटाओगे, इस ब्रोमीन को हटाओगे, जोड़ दोगे। कुछ नहीं है, मेटल को हटाना है और दो एल्किल ग्रुप को लाके जोड़ देना है। मतलब हम लोग कपलिंग रिएक्शन क्या क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हम लोग करवा रहे हैं। अब देखते हैं कुमाडा कपलिंग। कुमाडा कपलिंग होता है मैग्नीशियम बेस्ड कपलिंग। कुमाडा कपलिंग क्या होता है भाई, मैग्नीशियम बेस्ड कपलिंग। देखिए एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही पार्टिसिपेट करता है इस कपलिंग में। एक्चुअल में क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही पार्टिसिपेट करता है। देखिएगा ये यहाँ और ये बाहर, ऐसे ही तो होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है, लेकिन हम लोग इसको नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना मानकर हम लोग क्या करते हैं, पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट उसके फॉर्म में रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं। तो हम उसको बोल देते हैं कपलिंग रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। रिएक्शन के लिए प्लेटफॉर्म क्या है, कैटलिस्ट है भाई, इसलिए यहाँ पर इसको बोलेंगे ये कपलिंग रिएक्शन है। और ये मैग्नीशियम बेस्ड कपलिंग है। जैसे पिछली कपलिंग्स होती आई हैं वैसे ही ये भी होगा, दो एल्किल ग्रुप
जो एल्किल हैलाइड वाला है, और ये अपना कंपाउंड वाला है, दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, बाकी चीज अलग हो जाएंगे। ये एल्किल ग्रुप जुड़ गए हैं, बाकी चीज अलग हो गए हैं। फिर से वही मैकेनिज्म सेम होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटालेशन, कहीं कहीं पे सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो जाता है रिडक्टिव एलिमिनेशन के पहले। फिर आइए हियामा कपलिंग। हियामा कपलिंग होता है सिलिकॉन बेस्ड कपलिंग। हियामा कपलिंग क्या होता है भैया? सिलिकॉन बेस्ड कपलिंग होता है। हियामा कपलिंग इज द पैलेडियम कैटलाइज्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एरिल एल्किनिल एल्किल हैलाइड एंड ऑर्गेनोसिलीन। सिलीन कंपाउंड मतलब सिलिकॉन का कंपाउंड के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज comparable to the Suzuki coupling, but it requires an activating agent such as fluoride ion or a base. बताऊंगा। The polarization of carbon silicon bond is important for the success of the Hiyama coupling. आगे आते हैं फिर से। Therefore, first necessary step is the activation of silane with a base or fluoride ion that leads to a pentavalent silicon compound. तो देखिए ध्यान से, जब कभी सिलिकॉन टेट्रावेलेंट होता है, सिलिकॉन अगर टेट्रावेलेंट होता है तो वो स्टेबल होता है। जैसे ही उसको फ्लोराइड या फिर कोई बेस एज अ न्यूक्लियोफाइल उससे जाकर बॉन्ड बनाता है, जैसे ही सिलिकॉन पांचवा बॉन्ड बनाता है ना, तो वो एल्किल ग्रुप को रिलीज करने के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे ही सिलिकॉन पांचवा बॉन्ड बनाता है, वो एल्किल ग्रुप को रिलीज करने के लिए ससेप्टेबल हो जाता है, और एल्किल ग्रुप को जैसे ही रिलीज करेगा, वो एल्किल ग्रुप जाके दूसरे ग्रुप से रिएक्शन कर देगा और क्या बन जाएगा भैया? कंपाउंड बन जाएगा। तो यहां पर भी अपन को कुछ नहीं करना है। ये देखो ये जो लिविंग ग्रुप था, ये जो लिविंग ग्रुप था इसको हटाएंगे और ये सिलिकॉन वाले पार्ट को हटा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। कुछ भी नहीं करना है। और अब देखिए यहां पर मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लो। ऑक्सीडेटिव, ये लिगेंड डिसोसिएशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद ये ट्रांसमेटलेशन हुआ। ट्रांसमेटलेशन में क्या हुआ है? ये जो फ्लोराइड है ना, चार बॉन्ड पहले सिलेन से बने थे, ये देखो चार बॉन्ड कैसे बने हैं, आर एस आई F3 था, ये पहले से क्लोराइड लगाया है। अब फिर KF दिया गया, मतलब पोटेशियम फ्लोराइड इसको दिया गया, तो क्या किया भैया? पांच बॉन्ड बन गया। ये सिलिकॉन है, 1 2 3 4, और ये पांचवा बॉन्ड बन गया है ना, ये और ये। ठीक, अब ये जो सिलिकॉन है वो ससेप्टेबल टू रिलीज आर, ये हो गया भैया। अब ये पांच बॉन्ड बना तो सिलिकॉन का एफिनिटी फ्लोरीन के लिए बहुत ज्यादा होता है, ये एल्किल ग्रुप को आसानी से छोड़ देता है, ये पैलेडियम के पास आ जाएगा, एक्स को पैलेडियम बाहर कर देता है, तो दोनों एल्किल ग्रुप इसके पास आ गए भैया। लास्ट स्टेप में आप क्या करा देंगे? रिडक्टिव एलिमिनेशन कराएंगे, तो दो एल्किल ग्रुप हमको जो जोड़ना था वो जुड़ जाएगा। तो फ्लोराइड या बेस एज अ एक्टिवेटिंग एजेंट किस कपलिंग में यूज होता है? तो वो यूज होता है भैया हियामा कपलिंग में। कौन सी कपलिंग में? हियामा कपलिंग में। कौन? फ्लोराइड या बेस एज अ एक्टिवेटिंग एजेंट यूज होता है। ठीक भाई, एक्टिवेटिंग एजेंट के रूप में ये यूज होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका 6 टाइप की कपलिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड कपलिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड कपलिंग पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर। हेड कपलिंग, इट इज द कपलिंग रिएक्शन बिटवीन एल्किल हैलाइड एंड एल्कीन। एल्किल हैलाइड और एल्कीन के बीच क्या होता है? कपलिंग होता है इसमें। तो हमारे सामने कंफ्यूजन ये रहता है कि ये भैया ये आर जाएगा तो इस कार्बन पे जुड़ेगा या इस कार्बन, है ना, ये कंफ्यूजन रहता है। उसी को करने के लिए अपन क्या करते हैं, हम लोग इसको मैकेनिज्म से सॉल्व करते हैं। ये सारे कैटलिस्ट वगैरह यूज होते हैं। चलिए अब हम लोग इसके
स्टेप्स पे आते हैं तो पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरा होता है कार्बोपैलिडेशन। कार्बोपैलिडेशन समझाऊंगा इसको। और होता है तीसरा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, चौथा होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। है ना, 4 स्टेप्स हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन इजी है, कार्बोपैलिडेशन अपन को समझना है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन आपको आता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन आपको आता है। चलिए अब जो होगा, एल्कीन में भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है। इसी पे हमको क्या करना है भैया, कार्बोपैलिडेशन करना है। कार्बोपैलिडेशन का मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से। तो देखो भैया, ये एल्कीन है जी हमारे पास, क्या है ये? एल्कीन है जी हमारे पास, है ना, ये एल्कीन है। और मेरे पास क्या है? पैलेडियम है ना। पैलेडियम से जो लिगेंड ये एल है ना, वो क्या है? पीपीएच3। क्या है ये? पीपीएच3। और ये एल्किल ग्रुप जुड़ा है। क्या जुड़ा है? ये एक एल्किल ग्रुप मेरे से इससे जुड़ा है ना, या आरएक्स बोल सकते हैं। अच्छा, आरएक्स इससे जुड़ा हुआ है। अब कार्बोपैलिडेशन में क्या होगा भैया, कार्बन और पैलेडियम एक दूसरे से क्या करेंगे, मतलब कार्बन ये पार्ट अलग होके और ये पार्ट अलग होकर किससे जुड़ेगा? मेटल से। क्या करें? इससे एल्कीन से जुड़ेगा। देखो जैसे कि CH, और ये डबल बॉन्ड नहीं, इसको सिंगल बॉन्ड मानो। हाँ, चलिए सिंगल बॉन्ड है, ये CH2 है ना। अब क्या करेगा, पैलेडियम और कार्बन वाला पार्ट, तो कार्बन वाला पार्ट मान लो यहां से जुड़ गया, और पैलेडियम PdL2X यहां से जुड़ गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोपैलिडेशन। कार्बन का पार्ट और पैलेडियम का पार्ट जुड़ गया। हमेशा याद रखेंगे, मेटल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट होता है। मेटल क्या होता है भाई? लुईस एसिड है यार। तो मेटल हमेशा क्या करेंगे? पॉजिटिव पार्ट मानेंगे मेटल को, और एल्किल ग्रुप को हमेशा नेगेटिव पार्ट मानेंगे। आपका सवाल गलत कभी भी नहीं होगा। और कार्बोपैलिडेशन जब भी होगा ना, कार्बोपैलिडेशन जब भी होगा भैया, तो वो सिस होगा ऐसे, जैसे मैंने इन दोनों को एक साथ जोड़ा ना। अब आप क्या करा लेंगे? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करा लेंगे यार, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कराएंगे। ठीक, तो आगे आते हैं। तो यही बता रहा था आपको मैं। अब देखो यहाँ पे ना क्या क्या वो सिस्टम बनाया है, स्टोरीज देखते रहे ना आप लोग। मैं देखो, अब ये जो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का थोड़ा सवाल है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा? मान के चलते हैं नेगेटिव चार्ज। मतलब ये डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पार्ट में से कौन जुड़ेगा? एल्किल ग्रुप जुड़ेगा हमेशा। और नेगेटिव पार्ट से कौन जुड़ेगा? हमेशा मेटल जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा भैया? मेटल जुड़ेगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाना और देख लेना कहां पॉजिटिव पार्ट बन रहा है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कम होगी वहीं पे किस कौन से पार्ट को जोड़ेंगे? एल्किल ग्रुप को जोड़ेंगे। और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी वहां से किसको जोड़ेंगे? वहां से मेटल को हम लोग जोड़ेंगे। चलिए, तो भैया ये देखो जुड़ गया, है ना। अब मेटल जुड़ गया है। अभी हम लोग देखो, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं। ऑक्सीडेटिव एडिशन आप लोगों को आता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन जैसे कि मैं इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन करा, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो ये इसको R मान लू मैं, और इसको X मान लू। अब पैलेडियम का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन ही करेगा, तो ये R और ये X। अब यही क्या करता है? यही R ये है, और ये पार्ट क्या है? ये है यार। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोपैलिडेशन। क्या बोलते हैं जी? कार्बोपैलिडेशन इसको बोलते हैं। अब यहीं पे आपको मैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन बताता हूं। देखिए भैया ध्यान से, चलिए ये देखो, ये मेटल है, ये इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन,
है ना, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इधर भी बीटा कार्बन है लेकिन वो क्या है भैया, वहां पर H नहीं है, कुछ नहीं है जी, तो ये बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे और एक H को इसके पास ला देंगे, ऐसे तो करते हैं ना। तो देखो भैया CH हो जाएगा, ये PH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH COO ET, ये अब बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन हो गया, मतलब हमारा काम हो गया भैया, ये हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया यार, ये देखो बन गया। ठीक, चलो तो आते हैं हम लोग फिर से आप लोगों को मैकेनिज्म मैं बताना चाहूंगा, फिर से देखिएगा ध्यान से, यहाँ आओ, यहाँ आओ, फिर डिटेल पूरा और पढ़ेंगे भाई, पूरा है ना, पूरा मैकेनिज्म से फिर से बताऊंगा आप लोगों को मैं। अभी सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को क्लियर कर रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। ये देखो यहाँ पे लोन पेयर है जी, लोन पेयर यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आया, मतलब क्या समझे आप, क्या समझे भैया, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां आ रहा है ना, वहां से किसको जोड़ोगे आप, मेटल को जोड़ोगे। तो ये PdL2X जोड़ दिया और इसको क्या मान ले रहा हूं मैं, R मान रहा हूं, Ri। अब इससे किसको जोड़ दोगे, R को जोड़ दोगे, ठीक है, R को जोड़ दिया यार। चलो अब बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन होगा, हाँ जी होगा, कैसे होगा देखो, ये मेटल है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है और ये जुड़ा हुआ बीटा H, तो इस बीटा H को बाहर कर दो ना भैया, हाँ कर देते हैं, ये CH2 है और ये बीटा H मतलब बाहर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, एक बॉन्ड कम होगा तो, और ये भी बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा C, ये R और ये OCH3। तो ये एल्किल ग्रुप क्या है भैया, ये ग्रुप है, उसको लगा लोगे ऐसे लिखेंगे, ये देखो। तो अपन को क्या करना है, पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन आपको पता है Ri का पैलेडियम में कैसे होगा। फिर कार्बोपैलेडेशन, कार्बोपैलेडेशन में क्या करना है, पैलेडियम को, पैलेडियम के पार्ट को और इस एल्किल ग्रुप को किस में डालना है, एल्कीन में डालना है। कैसे इफेक्ट लगाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाते हुए, आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाते हुए क्या करना है, ग्रुप को शिफ्ट करना है। चलिए अब आ जाओ भैया, आ जाओ। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब लगा रहता है तो एल्कीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो एल्कीन ग्रुप को बहुत आसानी से क्या करता है, आमंत्रित करता है अपनी ओर कि वो कार्बोपैलेडेशन करे। कार्बोपैलेडेशन, कार्बन और पैलेडियम एक साथ आते हैं। चलो अब आते हैं कैटेलिटिक साइकिल पे। तो ये कैटेलिटिक साइकिल थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कराता हूं, इसको देखो कैसे होता है ध्यान से, मैं फिर स्टीरियो से भी बताऊंगा इसको। चलो आ जाओ भैया। ये हो गया पैलेडियम। अब एल्किल ग्रुप है, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन किया, ये R और X से जुड़ गया, ठीक है। अब एल्किन जो लिए हैं वह थोड़ा टफ वाला ले लिए हैं यार, हम एल्किन जो लिए हैं ना वो थोड़ा टफ वाला ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है जी, टफ वाला ले लिए। देखो मैं इसको सीधा करके बनाता हूं, R1 R2 HR3, ठीक। अब मेरी बात सुनना आप लोग, इस कार्बन से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, इस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो मेरे को बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन पे ज्यादा है, जहां से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है वहां कौन आता है, मेटल, दैट मींस पैलेडियम। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है वहां कौन आता है, एल्किल ग्रुप। तो भैया ये R कहाँ आएगा, अब इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं भाई मैं ना, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो ये सिंगल बॉन्ड हो गया भाई। चलो क्योंकि हमारे मेहमान आने वाले हैं दो, कौन, ये R कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ कौन आएगा, पैलेडियम L2X। यही चीज देख रहे हो आप, पैलेडियम L2X और ये R यहाँ आ गया है।
अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूं, ये देखो भैया, ये एल्कीन है मान के चलो, एल्केन से बना दिया हूं इसको, लेकिन ये क्या है मान के चले, एल्कीन है मान के चले। ये चारों जो ये ग्रुप है ना वो एकदम प्लेन में ऐसे रखे हुए हैं मान के चले, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब R1 R2 R3 को भी अलग अलग कलर से बनाता हूं, चलो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, अब R3 भी बना देते हैं, ये R3 और H, ठीक है। अब पैलेडियम भी लाओ, पैलेडियम भी लाता हूं, पैलेडियम भी ला लेता। और क्या, एक तो एल्किल ग्रुप भी चाहिए मेरे को, हाँ एल्किल ग्रुप तो है ना, एल्किल ग्रुप, चलो चलो, चलो जी, मेरा साथ दो भैया, ये एल्कीन समझ आया आपको। चलो अब देख लो भैया, पीला वाला क्या है, R1 है, और हरा वाला क्या है, R2 है, और लाल वाला क्या है, R3 है, और ये क्या है जी, H है ना। ये एल्कीन आपको समझ आया क्या, सबको बताइए, एल्कीन समझ आया सबको। तो देखो भैया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये H है। अब मैं करा रहा हूं कार्बोपैलेडेशन, तो पैलेडियम किससे जुड़ा है, R1 R2 वाले से भैया, देखो तो R1 R2 वाले से पैलेडियम जोड़ रहा हूं, देखो पैलेडियम, ये पैलेडियम है नहीं, पीला वाला पैलेडियम L2X बोल सकते हैं, पैलेडियम L2X, तो इसको ना X को X ही रहने दो, L2X, हाँ चलो ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या बोला था, ये R1 है, R2 है, ये R3 है, और ये हाइड्रोजन, ये देख लो भैया फिर से, R1 R2 R3H। अब कार्बोपैलेडेशन कर रहे हैं हम लोग नीचे से, R1 R2 के पास पैलेडियम जुड़ेगा, देखो कार्बोपैलेडेशन में पैलेडियम इससे जुड़ गया, ये पैलेडियम जुड़ गया भैया, और एल्किल ग्रुप इससे जुड़ गया, इस कार्बन से कौन जुड़ गया, एल्किल ग्रुप जुड़ गया। ये दिखा आप लोगों को ये स्ट्रक्चर, ये पैलेडियम जुड़ा है, पैलेडियम, और ये एल्किल ग्रुप जुड़ा है। अब मेरे को क्या कराना है, बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन कराना है, क्या कराना है, बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन कराना है। तो देखो ना, ये पैलेडियम और ये हाइड्रोजन इधर है भैया, देखो हाइड्रोजन आपकी तरफ है ना, देखो ये हाइड्रोजन आपकी तरफ है, तो पैलेडियम यहां है, इसके सिन पेरिप्लेनर में है क्या, नहीं है सिन पेरिप्लेनर में, तो सिन पेरिप्लेनर में नहीं है तो हमको सिन पेरिप्लेनर में लाना पड़ेगा, और हम ला सकते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। अब देखेंगे, अभी आप लोगों को समझा रहा हूं मैं, ये क्या है, पीला वाला R1 है, हरा वाला R2 है, लाल वाला R3 है, और ये हाइड्रोजन है ना। इस हाइड्रोजन को मेरे को क्या करना है भैया, इस हाइड्रोजन को क्या करना है, इसके इस पैलेडियम के सिन पेरिप्लेनर में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करूंगा, देखो ये अब आ गया ये हाइड्रोजन सिन पेरिप्लेनर। अब ये कंडीशन आ गया ना, बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन हुआ, मतलब आप समझ गए, आपका सवाल बन गया। मेरा पेन कहाँ चले गया, चलो भैया, तो फिर से अब आपको जो नोटेशन बताया हूं उसके हिसाब से, ये क्या है मेरा, R1 है, ये क्या है मेरा हरा वाला, R2 है, लिखा R2, हाँ लिखा है, ठीक। फिर ये लाल वाला क्या था, R3 है, और ये काला वाला क्या है, R है। देखो भैया मेरे प्रोडक्ट में वही बना होगा, R1 R2 R3 R, ये देखो R1 के अपोजिट में R है, ठीक है। अब बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन होगा, मतलब बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन तक बना लिए ना, मतलब बन गया।
तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कैसे होगा? देखो ये पैलेडियम है, ये हाइड्रोजन इसके सिन पेरिप्लेनर में है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन को ये खींचेगा, ऐसे आजा, खींचा जा तू, और ये बॉन्ड को ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में ऐसे बना देगा। ये डबल बॉन्ड, ये हमारा एल्किन बन गया, देखो कितना सुंदर एल्किन बना है, और ये हाइड्रोजन को खींच लिया पैलेडियम ने, ये बाहर निकल गया। तो देखो भैया हमारा एल्किन बन गया ना, कैसे बना है, R1 R2 R3 R, देखो यहां पे लाया हूं मैं R1 R1 R2 R2 और R3 R3 और R। अब बताओ हेड कपलिंग समझ आया कि आया कि नहीं भैया? यस सर। आ गया। यस सर। हाँ ठीक ठीक। तो इसको मैकेनिज्म से ही करना, कितना भी आप एक्सपर्ट हो जाए मैकेनिज्म से ही करना है ना। और आपको कार्बोपैलिडेशन बस देखना है, और बीटा हाइड्राइड चेन एलिमिनेशन, दो चीज का कंडीशन आप देख लिए ना, तो आपका हेड कपलिंग ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो आते हैं सवाल वाले बनाते हैं इसके, आ जाओ। ये लिखा भी हूं, हेड के क्वेश्चन को मैकेनिज्म से सॉल्व करना है, क्योंकि गलती हुआ तो 2-4 बार होश ठिकाने आ गया। चलो आ जाओ भैया। अब मैं इसमें ट्रिक डेवलप कर सकता हूं, मैं बात पहले नहीं बता रहा था लेकिन इसमें कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या होगा भैया, अब ये देखो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, मतलब ये ऐसे है ना यार, ये देखो COOET, अब ये इलेक्ट्रॉन को यहां खींचेगा, ये यहां खींचेगा, तो देखो ना क्या होगा, क्या होगा, जो हो रहा है वही होगा। ये देखो OET, तो यहाँ पॉजिटिव पार्ट बन गया ना यार, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, उसी कार्बन पे कौन आएगा, एल्किल ग्रुप आएगा, मतलब ये ग्रुप को लगा दो नीचे से, बस और कुछ नहीं करना है। इसका एक H चला जाएगा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में, और ये एल्किल ग्रुप आ गया, मतलब इस एल्किन पे कार्बोपैलिडेशन होगा ना जी, तो कार्बोपैलिडेशन में इस पे एल्किल ग्रुप आएगा, इस पे पैलेडियम Al2X आएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन है पहले से, तो 2 हाइड्रोजन है, तो हमको स्टीरियो से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, स्टीरियो से मतलब नहीं, कोई भी एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा जी, यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में बाहर निकल जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ठीक, समझ आया क्या बोला मैं? यस सर। कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहीं पे एल्किल ग्रुप आएगा, बस यहां पे भी ये एल्किल ग्रुप यहां जाके लग जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखना, इस कंडीशन में जो डबल बॉन्ड है ना वो शिफ्ट होता है, कैसे शिफ्ट होता है, आप लोगों को इसके लिए साइक्लोहेक्सेन का स्टीरियो पढ़ना पड़ता है, तो बताने की कोशिश करता हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, साइक्लोहेक्सेन जब पढ़ाऊंगा तब उसके स्टीरियो में इसको बता दूंगा। चलो तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं बताने का, ये है साइक्लोहेक्सीन। अब जब इस पे कार्बोपैलिडेशन होगा तो देखो ये कार्बन और ये पैलेडियम PdL2X है ना, ये हो गया कार्बोपैलिडेशन, तो ये क्या हुआ है, एक दूसरे से सिस स्टीरियो में जुड़े हैं, किस स्टीरियो में जुड़े हैं, सिस, तो सिस में तो ये R पहले से आ गया है भैया, अब मेरे को बोलेगा कि और H है क्या मेरे लिए, सिस बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए, तो ये R बोलेगा तेरे सिस में तो सिर्फ मैं हूं, और ये जो एक H है ना इसके किसमें है भैया, ये ट्रांस में है, ट्रांस में है, तो ट्रांस में है ना, तो इस हाइड्रोजन को अब ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में नहीं ले पाएगा, यही स्पेशल केस है किसमें, साइक्लोहेक्सेन में, क्योंकि ये सिस स्टीरियो से दोनों जुड़े हैं ना, तो ये दोनों ही सिस हैं और इनमें रोटेशन हम करा नहीं सकते यार। पिछले बार हाइड्रोजन को लाने बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कराने के लिए मैंने क्या कराया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन कराया, इसलिए स्टीरियो चेंज हुआ था, R1 R2 तो अपने जगह थे, लेकिन एल्किल ग्रुप R1 के ट्रांस में चला गया था, पहले वो सिस में था। ठीक, क्यों गया,
क्योंकि हमने रोटेशन कराया बीटा हाइड्रोजन को सिन पेरिप्लेनर लाने के लिए। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये हमको सिन पेरिप्लेनर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों सिन पोजीशन पे क्या है, एक पैलेडियम है तो एक एल्किल ग्रुप है भाई, दोनों सिन एडिशन हुआ है दोनों का कार्बोपैलेडेशन में। तो इस पैलेडियम को अब जो बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन के लिए हाइड्रोजन मिलेगा ना, वो ऑलवेज कहाँ मिलेगा भैया, इस वाले बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन इस वाले बीटा कार्बन से मिलेगा, तो डबल बॉन्ड हमेशा क्या होगा, ऐसे बनेगा। तो देखो ये एल्किल ग्रुप यहां से जुड़ा है और डबल बॉन्ड इधर बना है। डबल बॉन्ड उधर बनने का कारण क्या है, क्योंकि इधर सिन पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन नहीं है। बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो इधर हाइड्रोजन जो है ना एंटी पेरिप्लेनर है। क्या है, एंटी पेरिप्लेनर है, इसलिए बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन उधर से होगा, तो डबल बॉन्ड इधर जनरेट होगा। तो बस यही कंडीशन आपको देखना है साइक्लोहेक्सेन वाला, बाकी तो सारे ठीक ही है। फिर ये देखो साइक्लोहेक्सेन में तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर, हो गया है शिफ्ट। अब बाकी सरल ही है ये। फिर आपको चॉइस मिल जाए, क्या मिले, चॉइस मिले कि ब्रोमीन और आयोडीन में किसको हटाना है, तो आप क्या किसको हटाओगे, जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा रहेगी उसको हटाओ। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी आयोडीन की ज्यादा है, इसको बाहर फेंक देना भैया। बस हो गया आपका, हो गया आपका क्या, हेक कपलिंग भी खत्म। चलो और पढ़ते हैं अब, सारे कपलिंग रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लेना, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। हेक कपलिंग को प्लीज बना बना के देख लेना, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में एसिड हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस, फिर एनेशन रिएक्शन देखेंगे, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस दैट इज ट्रांस इफेक्ट देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इसमें दो रिएक्शन पढ़ेंगे, इनर स्फीयर मैकेनिज्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस रिएक्शन और सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन भी पढ़ेंगे। इसी में देखेंगे मार्कस पुच थ्योरी, ठीक। चलो आ जाओ भैया, अब जहां है चालू करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में दो टाइप की स्टेबिलिटी से हम लोग डील करते हैं कि पहला जो स्टेबिलिटी है वो काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी ये बोलता है कि कंपाउंड कितना रिएक्टिव है, कंपाउंड कितना क्या है, रिएक्टिव है कोई केमिकल रिएक्शन के लिए, उसको बोलते हैं काइनेटिकली इनर्ट और लेवाइल। अगर कोई कॉम्प्लेक्स जल्दी रिएक्शन कर देता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स जल्दी रिएक्शन कर देता है उसको बोलेंगे हम लोग लेवाइल, अगर नहीं करता है उसको बोलेंगे इनर्ट। इसी इनर्ट को काइनेटिकली स्टेबल बोलेंगे और लेवाइल को काइनेटिकली अनस्टेबल बोलेंगे। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या बोलता है, कोई कंपाउंड हीट के प्रति कितना रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो अगर हीट के अगेंस्ट डिकम्पोज जल्दी नहीं होता है तो वो स्टेबल है, अगर हो जाता है तो वो अनस्टेबल है। या इसको ऐसे डील करते हैं कि जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है वो स्टेबल होता है, और जिसके फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है वो अनस्टेबल होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक भाई। तो और दोनों में काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड कैन बी काइनेटिकली लेवाइल। इसमें स्टेबल बोल रहे हैं ना, उधर जाकर रिएक्शन कर देगा भैया लेवाइल हो जाएगा। दोनों के पैरामीटर्स अलग अलग हैं, काइनेटिक पैरामीटर्स और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स अलग अलग काम करते हैं। इसलिए हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को कभी भी काइनेटिक स्टेबिलिटी से कभी भी कंपेयर नहीं करना, दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं, कोई भी रिश्ता नाता नहीं है।
ये बात को याद रखेंगे हमेशा के लिए। देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। फिर देखो काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, देखो रिएक्शन करा रहा है एल डैश, एक लिगेंड है जो इस एल लिगेंड को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इस एल लिगेंड का नंबर एक कम हो जा रहा है और एल डैश लिगेंड आ जा रहा है। अगर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से होता है इजीली, तो वो कंपाउंड हो जाएगा लेबाइल। अगर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा कठिनाई से होता है, इसको बोलेंगे क्या है, ये इनर्ट है। चलिए भाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट है, ये अपकमिंग लिगेंड है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्या बोलते हैं भैया, रेट कांस्टेंट बोलते हैं ना। ये रेट है आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, मतलब छोटा के ऐसे, ठीक है, एम एल एन और एल डैश। अब अर्हीनियस को याद कर लो भैया, अर्हीनियस को याद करेंगे तो अर्हीनियस बोलता है रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन टू द पावर टी ए बाई आर टी, ठीक है। ये क्या है, अर्हीनियस इक्वेशन। क्या है भैया, अर्हीनियस इक्वेशन है ना। तो अकॉर्डिंग टू, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अच्छे से नहीं आया है, क्या चीज सुधार लेना है, एप्सिलॉन ई ए बाई आर टी, है ना। और बाकी तो ये रिएक्टेंट तो नहीं देंगे, ऐसा, हाँ ऐसे, इसको सुधार लेना, आर रेट इज इक्वल टू दिस, ये हो गया। तो हम लोग काइनेटिक स्टेबिलिटी में किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। अब टैबू नाम का एक साइंटिस्ट है ना, उसने क्राइटेरिया डिसाइड किया कि कोई कॉम्प्लेक्स को आप इनर्ट और लेवाइल कब बोलेंगे। तो टैबू के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टैबू, इफ कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स, थोड़ा सा फेड आया है, लिख लेना भैया, इफ कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट, इफ कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद इन द 1 मिनट, 1 मिनट में रिएक्ट कर जाता है, कब कब रिएक्ट विद इन 1 मिनट, देन इट इज लेबाइल। बट द कंडीशंस आर, क्या क्या कंडीशन में 1 मिनट में अगर रिएक्ट कर रहा है, तो अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर हो, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 0.1 मोलर हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर हो, और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो। क्या हो, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर कोई कंपाउंड अपने 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में 298 केल्विन टेम्परेचर में और कैटलिस्ट के एब्सेंस में 1 मिनट के अंदर रिएक्शन कर जाता है, क्या कर जाता है, 1 मिनट के अंदर रिएक्शन कर जाता है, तो क्या हो जाएगा भैया, लेबाइल हो जाएगा। और अगर वो नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, वो इनर्ट हो जाएगा। ये कंडीशन है इनर्टनेस और लेबिलिटी के लिए। तो कोई कंपाउंड अपने 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में विद इन 1 मिनट रिएक्ट कर गया तो वो लेबाइल है, नहीं कर गया तो वो इनर्ट है भैया, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी डील्स विद द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हाँ भाई बिल्कुल, रिएक्शन तब होगा जब हमको क्या मिलेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलेगा यार। ये देखो, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा भैया, आप लोग काइनेटिक्स में पढ़ लिए हैं। ये रिएक्टेंट्स होगा, ये प्रोडक्ट होगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आप लोगों को पता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर कम होता है ना, तो रेट क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता है यार। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम लग रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस बात को याद रखना, काइनेटिक स्टेबिलिटी डील्स विद द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब एक्टिवेशन एनर्जी कहां से आया, एक्टिवेशन एनर्जी आया है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट से हम लोगों ने क्या डिराइव किया, हम लोगों ने किया अर्हीनियस का इक्वेशन लिखा। अर्हीनियस इक्वेशन में एक
मेंशन्ड है क्या भैया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, है ना। और इसका उल्टा भी सही है ना, कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। आ जाओ भैया अब लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, इसको मैं बता चुका हूं यार, फिर भी देख लेते हैं। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन दो मैकेनिज्म से होता है। एक तो होता है SN1 मैकेनिज्म, इसमें ज्यादातर 80 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये स्लो स्टेप में एक लिगेंड पहले बाहर चला जाता है। अब एक लिगेंड पहले बाहर चला गया ना, तो 5 लिगेंड जो बचे हैं, 5 लिगेंड जो इंटरमीडिएट बनाएंगे, या तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएंगे या स्क्वायर पिरामिडल बनाते हैं, दोनों में से कोई एक इंटरमीडिएट ये बनाते हैं। अब आने वाला लिगेंड जुड़ जाता है, फिर से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब SN1 रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन है ना, तो इसमें क्या होगा, जो रेट है वो डिपेंड करेगा केवल और केवल किस पे, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे, और ये फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखते हैं SN2 मैकेनिज्म या बाइमॉलिक्यूलर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, और अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाला क्या मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है, ये भी आके इसी में जुड़ जाता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में हमको जो मिल रहा है इंटरमीडिएट, जो होता है पेंटागोनल बाइपिरामिड। क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल आपको मिलता है इसमें ट्रांजिशन स्टेज, सॉरी इंटरमीडिएट। अब अगले स्टेप में एक लिगेंड जो पहले का था वो बाहर हो जाता है, फिर से हमको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट एज वेल एज अपकमिंग लिगेंड। तो रेट क्या हो जाएगा भैया, रेट किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो काइनेटिक्स क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहलाएगा। तो पहले वाला जो मैकेनिज्म है उसमें लिगेंड अपने आप बाहर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। और इस वाले मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, लिगेंड आके जुड़ रहा है, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, चलो ये हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये सब चीजें मत पढ़ना, कोई वो नहीं है, मैं ऐसे समझने के लिए इसको लिखा हुआ था। अब CFAE वैल्यू देखना है अपन, क्या देखना है, CFAE वैल्यू। तो CFAE वैल्यू के हिसाब से ना आपको इनर्टनेस और लेबिलिटी मैं बताता हूं। तो ये जो माइनस माइनस दिख रहा है ना, उसको माइनस नहीं करना मतलब, है ना, मतलब प्लस कर लेना उसको, उसको प्लस कर लेना भैया। ठीक है, अब आपको मैं एक ऑर्डर बता रहा हूं, और ये वैल्यू भी मत याद करना, कोई मतलब नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हाई स्पिन में कौन कौन इनर्ट होते हैं, बाकी सब लेबाइल हो जाएंगे। चलिए, तो आप देखना इसको, एक पॉइंट एक नोट कर लो भैया। हाई स्पिन में, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं मैं, सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लेबाइल होते हैं भैया। सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लेबाइल होते हैं। इस बात को याद रखना, कहीं नहीं बताया गया है। हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल में जो D3 है और D8, क्या भैया, D3 और D8 क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, बाकी सारे लेबाइल होते हैं। और इनका जो D3 और D8 का इनर्टनेस है वो बिल्कुल बराबर, D3 और D8 का इनर्टनेस क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है, क्योंकि इनका CFAE वैल्यू बिल्कुल बराबर होता है। अब आपको थोड़ा सा याद रखना है, मैंने हाई स्पिन में बता दिया कि दो ही कॉन्फ़िगरेशन है, D3 और D8, जो क्या है, इनर्ट हैं, बाकी सारे लेबाइल हैं। आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या है,
लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है ना, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में इनर्टनेस का ऑर्डर होता है भैया D6। क्या होता है? D6। फिर D3D8 का बराबर इनर्टनेस होता है, D3D8 का बराबर इनर्टनेस होता है, क्योंकि इनका CFAE वैल्यू बराबर होता है, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू बराबर होता है। तो सबसे ज्यादा इनर्ट कौन? लो स्पिन D6, उसके बाद D3D8, उसके बाद D4, उसके बाद D5। बस इसी को याद रखना, बाकी LU वैल्यू कुछ याद मत करना, छोड़ देना बाकी को क्रॉस करके। नहीं काटोगे तो भी चलेगा, मत काटना, बस इसको कर लेना। ठीक है भाई, तो हाई स्पिन में आपका इनर्ट है कौन? D3D8, और लो स्पिन में इनर्टनेस का ऑर्डर आपको याद करा दिया मैंने, क्या है भैया? D6, फिर D3D8 बराबर, फिर D4, फिर D5। ये है इनर्टनेस का ऑर्डर आपका। ठीक, सबसे ज्यादा इनर्ट कौन? D6, उसके बाद D3D8, उसके बाद D4, उसके बाद D5। ये हो गया इनर्टनेस का ऑर्डर। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इनर्टनेस एंड लेबिलिटी देख लेते हैं। चार्ज ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, इनर्टनेस इंक्रीजेस। हाँ भाई, सेंट्रल मेटल एटम पे जितना ज्यादा चार्ज होगा लिगेंड को वो उतने अच्छे से बाइंड करके रखेगा, तो बाइंड करके रखेगा तो इनर्टनेस ज्यादा होगा या लेबिलिटी कम होगा। जैसे कि देखो, एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज है, 4+ और 5+, इधर से इधर जा रहे हैं, तो सेंट्रल एटम पे चार्ज बढ़ रहा है तो इनर्टनेस बढ़ रही है और लेबिलिटी कम हो रही है। रेडियाई ऑफ सेंट्रल एटम, एटम जितना छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, किससे? लिगेंड से। तो रेडियस के बढ़ने से जो इनर्टनेस है वो कम हो जाएगा, लेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ऊपर से नीचे देखो आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम नीचे, तो रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा भैया? मतलब जो इनर्टनेस है वो कम, लेबिलिटी बढ़ जाएगा। अब चार्ज टू रेडियस रेशियो, चार्ज टू रेडियस रेशियो दैट मीन्स होता है आयनिक पोटेंशियल, है ना। तो आयनिक पोटेंशियल जैसे बढ़ता है ना, आयनिक पोटेंशियल बढ़ता है तो मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। मेटल लिगेंड का क्या बढ़ता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है और इनर्टनेस बढ़ जाता है। तो जैसे हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं ना जी, तो साइज छोटा हो रहा है, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है भैया? साइज छोटा हो रहा है और अपना जो आयनिक पोटेंशियल है ना वो बढ़ रहा है। आयनिक पोटेंशियल के बढ़ने से क्या हो जाएगा? इनर्टनेस बढ़ जाएगा और साइज भी छोटा हो रहा है, उससे भी इनर्टनेस बढ़ जाएगा। अब हम लोग जो तीनों फैक्टर जो पढ़े ना उसको किसके लिए मत लगाना? उसको ट्रांजिशन मेटल के लिए मत लगाना भाई। उसको जो जो कॉम्प्लेक्स वहां एग्जांपल में लिखे हुए हैं ना, दैट मींस मेन ग्रुप एलिमेंट के कॉम्प्लेक्सेस हैं, एस और पी ब्लॉक के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल है? एस और पी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस के लिए तीनों फैक्टर एप्लीकेबल है, इधर के लिए नहीं है। ठीक है, अब इधर के लिए हम लोग देखेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आप लोगों को बताया है भैया कि कौन इनर्ट होगा कौन लेवाइल, तो आपको अभी जो बताया हूं क्या? हाई स्पिन में D3 और D8 को छोड़कर सारे लेवाइल हैं। ऐसे ही लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होता है ना उसमें D6 सबसे ज्यादा इनर्ट है, फिर D3, D8 है, फिर D4 है, फिर D5 है। ये इनर्टनेस का ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनर्टनेस और लेबिलिटी कैसे चेक करेंगे बोल रहे हैं? तो हम ऐसे चेक करेंगे क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी से, जो कि मैंने शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिया है। D3, D8 हाई स्पिन में इनर्ट होता है, लो स्पिन में ये ऑर्डर इनर्टनेस का होता है। चलिए, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस तो सबसे ज्यादा जो लेबाइल होता है, सबसे ज्यादा लेबाइल जो कॉम्प्लेक्स होता है क्या होता है भैया? वो स्क्वायर प्लेनर होता है। सबसे ज्यादा लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन है? स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि इसका वेकेंट पीजेड ऑर्बिटल हमेशा क्या रहता है भैया? अवेलेबल रहता है।
इसमें वेकेंट पीरियड ऑर्बिटल में कोई भी लिगेंड आके बॉन्ड बना देता है तो दूसरे वाले लिगेंड को भैया भागना पड़ जाता है। इसी को बोलते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट में पढ़ेंगे भैया, ठीक है। चलो अब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इनर्टनेस इंक्रीजेस। अब मेरी बात सुनना आप, अगर दो लेवाइल कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, दो लेवाइल कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल, तो दोनों लेवाइल कॉम्प्लेक्स में आप डी इलेक्ट्रॉन का नंबर कंपेयर कर लेना, जिसमें ज्यादा नंबर होगा डी इलेक्ट्रॉन का उसका इनर्टनेस ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर CFAE वैल्यू ज्यादा होगी। तो दो लेवाइल कॉम्प्लेक्स भाई, मतलब दो लेवाइल मतलब मैं बोल दूं D2 और D4 हाई स्पिन, D2 और D4 हाई स्पिन को देख लो आप, D2 और D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को देख लो भैया, या D7 और D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को देख लो, तो आपको पता चल जाएगा किसका इनर्टनेस ज्यादा है। तो जहां D इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां इनर्टनेस ज्यादा होगा। चलो अब आते हैं हम लोग इसमें, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इनर्टनेस। तो इसको सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको। मैग्नीज 3+, मैग्नीज 3+ मतलब क्या हो गया भैया, बोलो कुछ, D4 ना, और ये क्या है, लो स्पिन है भैया, ये साइनाइड दिख रहा है, ये क्रोमियम है, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ मतलब D3 है ना जी, हाँ बिल्कुल D3, और ये है निकिल, निकिल, और ये तो स्क्वायर प्लेनर है यार, क्या है ये, स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर है तो क्या होगा भैया, ये लेवाइल होगा यार, सबसे ज्यादा लेवाइल तो वही होगा। अब आप देख लो, स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा लेवाइल होगा, कौन होगा, स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा लेवाइल। और हमको क्या पूछा है, हम इनर्टनेस पूछा है, सबसे ज्यादा इनर्ट कौन होगा, D3 और D4 में इनर्टनेस का ऑर्डर बोलिए, तो D3 ज्यादा इनर्ट हो गया, D3 फिर हो जाएगा D4, फिर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं क्या, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या। तो देखो ये D3 सिस्टम है, ये D4 है और स्क्वायर प्लेनर है, तो सबसे ज्यादा इनर्ट कौन हो जाएगा, लो स्पिन ये D3, फिर D4, फिर स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस में ये सवाल आपसे पूछा है, तो ये D6 T2G में ही है, D6 है भैया, ये D6 लो स्पिन है, और ये T2 ये D4 है, क्या है, हाई स्पिन, ऐसे लिख लेना आप। ये T2G5 है, T2G5 मतलब भैया ये D5 क्या है, लो स्पिन है, ये क्या है, ना तो इसको हाई स्पिन बोल सकते हैं ना लो स्पिन बोल सकते हैं, ये D3 है, ये क्या होता है, ऑलवेज इनर्ट, क्या होता है, इनर्ट। अब इनर्टनेस ज्यादा किसका, इनर्टनेस ज्यादा किसका भैया, सबसे ज्यादा किसका, पहले वाले का, D6 लो स्पिन, फिर D3 वाले का, D3 वाले का, D3 वाला मतलब चौथा, पहले के बाद चौथा, फिर हाई स्पिन है और लो स्पिन, तो लो स्पिन ज्यादा इनर्ट होगा, लो स्पिन मतलब तीसरा, अब उसके बाद हाई स्पिन मतलब दूसरा, तो ये 1 4 3 2 हो जाएगा ऑर्डर, 1 4 3 2 हो जाएगा। अब वो लेबिलिटी लिखा है यार, मैं इनर्टनेस में बताया, तो सबसे ज्यादा इनर्ट कौन हो जाएगा, 1, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब इसको लेबिलिटी के ऑर्डर में पूछोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसने बनाया, ये लेबिलिटी, मैंने क्या बनाया आप लोगों को, इनर्टनेस के ऑर्डर में बताया, ये इनर्टनेस का ऑर्डर हो जाएगा। आगे आओ, अब इनर्टनेस के ऑर्डर में पूछा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनर्टनेस बताते हैं। देखो ये T2G5 है, लेवाइल है, T2G4 है, लेवाइल है, T2G3 है, इनर्ट है, T2G6 है, इनर्ट है। ये कैसा है, ये ऑलवेज इनर्ट रहता है। T2G6 मतलब ये लो स्पिन वाला है भैया,
तो लो स्पिन वाला सबसे ज्यादा इनर्ट कौन होगा? चौथा, फिर तीसरा। अब ये दोनों लेवाइल हैं। लेवाइल में मैंने क्या बोला है भैया? लेवाइल में जहां डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा ना वो ज्यादा इनर्ट रहेगा। तो ये दोनों लेवाइल है ना जी? ये दोनों क्या है? लेवाइल है। तो दोनों लेवाइल में कौन ज्यादा इनर्ट? जहां पर डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा। डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ है? एक में है, फिर दो में। तो ये हो जाएगा आपका इनर्टनेस लेबिलिटी निकालने के क्वेश्चन। इनर्टनेस लेबिलिटी से क्वेश्चन जो है ऐसे आए नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नियर फ्यूचर में बिल्कुल आएगा। इनर्टनेस लेबिलिटी पहचानना किसी को ये मजाक बात नहीं है भाई, ये इतना आसानी से मैं बता दिया हूं आप लोगों को। D3 D8 हाई स्पिन में क्या होगा? इनर्ट होगा। बाकी लो स्पिन की बात करें तो सबसे ज्यादा इनर्ट D6, उसके बाद D3 D8, उसके बाद होता है हमारा क्या? D4 D5। ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो ये लेबिलिटी का एक और ऑर्डर है जिसमें सबसे ज्यादा लेबाइल होता है स्क्वायर प्लेनर, फिर होता है टेट्राहेड्रल, फिर होता है ऑक्टाहेड्रल। ये लेबिलिटी का एक और ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा लेबाइल होता है स्क्वायर प्लेनर, फिर टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलिए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मैं कल की क्लास में बताऊंगा, कल पढ़ेंगे हम लोग, आज यहीं तक करते हैं।